नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज़ फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। जून महीने में चीन के संचन ने मचाया ट्रेड का धमाल। मैनग्रोव मिशन में चीन की बड़ी जीत। मिस्र के डीएनए टेस्ट से प्राचीन सभ्यता की नई जानकारी। अब समाचार विस्तार से। चीन का साउथ का टेक हब संचन जून महीने में विदेशी व्यापार के मामले में देश के सभी शहरों से आगे रहा है। संचन कस्टम्स के डेटा के मुताबिक इस शहर का कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट 397.98 बिलियन युएन तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 2.6% ज्यादा है। संचन को चीन की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है और जून महीने में इसने देश के कुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में 10.3% का योगदान दिया है। चीन के शिजांग स्वायत्त प्रदेश यानी तिब्बत के शिकाजे शहर के नामलिंग काउंटी में तिब्बती ओपेरा को नए रंग दिए जा रहे हैं। 700 साल पुरानी इस पारंपरिक कला को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए अब स्कूलों, गांवों और कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस हो रही है। हाल ही में नामलिंग में 3 दिन का एक खास तिब्बती ओपेरा शोकेस हुआ, जिसमें 30 से ज्यादा लोकल टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें बच्चों और महिलाओं की भी भागीदारी रही, जो कि पहले बहुत कम होती थी। अब यहाँ 30 से ज्यादा ओपेरा ट्रूप्स हो चुके हैं। स्थानीय सरकार और कलाकार मिलकर इसे तिब्बती ओपेरा का घर बनाने की ओर काम कर रहे हैं। मैनग्रोव यानी वो पेड़ जो समुद्र के किनारों पर उगते हैं और इकोसिस्टम को मजबूत बनाते हैं, चीन ने इन्हें बचाने के अपने मिशन में बड़ी सफलता हासिल की। 14वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो लक्ष्य रखा गया था 9,200 हेक्टेयर नए मैनग्रोव लगाने का, उसे चीन ने तय समय से पहले ही पूरा कर लिया है। अब देश में मैनग्रोव का कुल क्षेत्रफल 30,300 हेक्टेयर हो चुका है, जो कि 21वीं सदी की शुरुआत से 38% ज्यादा है। चीन में मैनग्रोव के संरक्षण पर 2012 से लगातार काम हो रहा है। नई तकनीक, कानून और डेटाबेस बनाए गए हैं। मई 2025 में तो देश का पहला मैनग्रोव इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन स्टैंडर्ड भी लॉन्च कर दिया गया। इस सफलता की गूंज अब इंटरनेशनल लेवल तक सुनाई दे रही है। पश्चिमोत्तर चीन के सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश में इन दिनों हरे चारे की कटाई जोरों पर है और इस बार मशीनों की मदद से ये काम और भी तेजी से हो रहा है। हर साल जुलाई के आखिर से अगस्त के बीच यहाँ की घास 80 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊंची हो जाती है, यानी सर्दियों के लिए चारा स्टोर करने का ये सबसे बढ़िया टाइम होता है। इली कजाक ऑटोनोमस प्रीफेक्चर के इनिंग काउंटी में 4,000 हेक्टेयर की नेचुरल ग्रासलैंड अब मशीनों से पूरी तरह कटाई के लिए तैयार है। खास बात यह है कि इस बार घास काटने का पूरा प्रोसेस 100% मशीनों से हो रहा है। एक मशीन हर घंटे करीब 0.67 हेक्टेयर की कटाई कर रही है, जो कि इंसानी मेहनत के मुकाबले 8 गुना तेज है। जुलाई से अक्टूबर तक का वक्त ईस्ट अफ्रीका में कुछ खास होता है, जब लाखों जंगली जानवर जैसे वाइल्ड बीस्ट और जेब्रा तंजानिया से केनिया की ओर खाना और पानी की तलाश में सफर करते हैं। इस नेचुरल माइग्रेशन को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट ईस्ट अफ्रीका में जुट रहे हैं। तंजानिया का सेरेनगेटी नेशनल पार्क इस माइग्रेशन के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ के होटल्स और फ्लैट्स पहले से ही महीनों पहले बुक हो चुके हैं। कुछ टूरिस्टों ने कहा कि इतने सारे वाइल्ड जानवरों को एक साथ देखना वाकई एक इमोशनल मोमेंट था। मिस्र में 4,500 साल पहले जीने वाले एक आदमी की हड्डियों पर डीएनए टेस्ट हुआ है और इससे मिस्र की पुरानी सभ्यता को लेकर नई जानकारी सामने आई है। डीएनए टेस्ट से पता चला कि वो आदमी मिस्र के दक्षिणी इलाके का रहने वाला एक कुम्हार रहा होगा और उसकी उम्र करीब 60 साल रही होगी। हैरानी की बात यह है कि उसके डीएनए का 20% हिस्सा इराक या सीरिया की तरफ के नुवेरात गांव से मेल खाता है। यह पहली बार है जब ऐसा कोई बायोलॉजिकल प्रूफ मिला है जो मिस्र की शुरुआत में हुई माइग्रेशन को साबित करता है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे। और जब बात चीन जैसे विशाल देश की हो तो सपने भी उतने ही बड़े होते हैं। आज चीन में एक ऐसा सपना जोर पकड़ रहा है जो न केवल फुटबॉल के मैदानों को हरा भरा कर रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रास रूट फुटबॉल की, जो चीन की अर्थव्यवस्था का नया इंजन बनकर उभर रहा है।
आइए इस न्यूज़ स्टोरी में जानते हैं कि कैसे फुटबॉल का जुनून चीन को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। चीन में फुटबॉल कोई नया खेल नहीं है, सालों से लोग इसे खेलते आए हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इस खेल ने एक नया रूप लिया है। साल 2015 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चाइनीज फुटबॉल ड्रीम का नारा दिया, तो ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक ऐसा विजन था जिसने पूरे देश को प्रेरित किया। शी जिनपिंग, जो खुद फुटबॉल के दीवाने हैं, चाहते हैं कि चीन न केवल फुटबॉल में वर्ल्ड चैंपियन बने, बल्कि ये खेल देश की अर्थव्यवस्था और समाज को भी मजबूत करे। ग्रास रूट फुटबॉल यानी जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देना इस सपने का दिल है। स्कूलों, गांवों, छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों में फुटबॉल को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये सिर्फ खेल की बात नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक मकसद भी है। इस दिशा में सबसे दिलचस्प पहल है सू सुपर लीग। चांगसू प्रांत में शुरू हुई ये लीग अब पूरे देश में पहचान बना चुकी है। ये लीग न केवल खेल के प्रति जुनून को बढ़ावा देती है, बल्कि स्थानीय पहचान और सामुदायिक जुड़ाव को भी मजबूत करती है। इसकी लोकप्रियता इतनी है कि इसने चीन की टॉप लेवल फुटबॉल लीग की औसत उपस्थिति को भी पीछे छोड़ दिया है। वुशी और छांगचो के बीच हुए एक मैच में 24 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 2 करोड़ से अधिक लोगों ने लाइव देखा, जिसे इंटरनेट सनसनी का नाम दिया गया। ये लोकप्रियता 2025 फीफा क्लब वर्ल्ड कप को भी मात दे रही है। सुपर लीग ने साबित किया है कि जमीनी स्तर पर फुटबॉल का जुनून चीन में कितना गहरा है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को अभी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो। ये लीग सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है, ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, जैसे कि पर्यटन में हुई भारी वृद्धि और स्थानीय बिजनेस पर इसके सकारात्मक प्रभाव से साफ है। सुपर लीग सामाजिक जुड़ाव और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के साथ साथ कमर्शियल विकास को भी आकर्षित कर रही है। इसकी शुरुआत सिर्फ 6 स्पॉन्सर्स के साथ हुई थी, लेकिन अब इसमें JD.com और इलीट डेयरी जैसे बड़े ब्रांड समेत 20 स्पॉन्सर शामिल हैं। ये लीग आर्थिक विकास और पर्यटन के लिए एक मजबूत उत्प्रेरक बन चुकी है। सुपर लीग की खास बात यह है कि ये एक कम्युनिटी ड्रिवन लीग है। इसमें हर वर्ग के लोग हिस्सा लेते हैं, हाई स्कूल के छात्र, कोरियर कर्मचारी, IT प्रोफेशनल्स और कई अन्य। ये इसे आम लोगों के साथ फुटबॉल को जोड़ने का एक अनूठा मॉडल बनाता है। इसके अलावा ग्रासरूट फुटबॉल युवाओं के लिए नए करियर के अवसर खोल रहा है। कोचिंग, रेफरी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और प्रोफेशनल प्लेयर बनने के मौके मिल रहे हैं, जिससे बेरोजगारी कम करने में मदद मिल रही है। इस लीग की टीमें अपने शहरों की खासियतों के नाम पर रखी गई हैं, जैसे वुशी की टीम शहद आड़ू और नानचिंग की नमकीन बत्तख। ये नाम न केवल लोकल कल्चर को बढ़ावा देते हैं, बल्कि लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। ये लीग साबित करती है कि जब खेल को लोकल कल्चर और कम्युनिटी स्पिरिट के साथ जोड़ा जाता है, तो ये न केवल लोकप्रियता हासिल करता है, बल्कि एक शक्तिशाली आर्थिक चालक भी बन जाता है। सुपर लीग ने जमीनी स्तर पर स्पोर्ट्स कल्चर को नया आयाम दिया है और ये दिखाया है कि स्पोर्ट इवेंट्स की वैल्यू सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। ये चीन के लिए एक मॉडल है कि कैसे खेल को सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के साथ जोड़ा जा सकता है। तो क्या ग्रास रूट फुटबॉल वाकई में चीन की अर्थव्यवस्था का नया इंजन बन सकता है? जवाब है हाँ, बशर्ते इसे सही दिशा में ले जाया जाए। फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो नौकरियां, बिजनेस और ग्लोबल इमेज बना सकता है। अगर चीन अपने इस विजन को हकीकत में बदलता है, तो साल 2030 तक हम एक नए फुटबॉल सुपर पावर को उभरते देख सकते हैं। भारत के लिए भी ये एक सबक है। खेल को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि आर्थिक अवसर के रूप में देखना चाहिए। छोटे शहरों और गांवों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, लोकल टैलेंट को निखारना और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, ये फॉर्मूला सफलता की गारंटी है। सपने बड़े हैं और रास्ता लंबा है, लेकिन जिस देश ने ग्रेट वॉल बनाई, वह फुटबॉल के मैदान में भी कमाल कर सकता है। ग्रासरूट फुटबॉल न सिर्फ बच्चों को गोल करने का मौका दे रहा है, बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था को भी गोल पोस्ट की ओर दौड़ा रहा है। तो अगली बार जब आप किसी गांव में बच्चों को फुटबॉल खेलते देखें, तो याद रखें, ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक नई आर्थिक क्रांति की शुरुआत है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।